आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, इस सेट में भी 125 क्वेश्चन होंगे और ये इम्पोर्टेंट 125 क्वेश्चन होंगे। अगर आप इन प्रैक्टिस सेट्स की अगर पूरी तैयारी कर लेंगे तो ज़रूर 100% आपका टीजीटी पीजीटी क्लियर हो जाएगा कॉमर्स का। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, बीच में स्किप ना करें। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको पहले से पता होगा, जो नहीं पता होंगे वो मैं यहाँ पर बता दूँगा उनके आंसर प्रैक्टिस सेट को। लेकिन होना यही है कि हर सेट को कई बार आप देखो, कई बार इसको सॉल्व करो, ज़रूर कंप्लीट होगा। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर दे रहा है पहला क्वेश्चन, पुष्ट पालन का क्या अर्थ होता है। क्योंकि एक चीज़ और बता दूँ, इस प्रैक्टिस सेट में जो भी मैं प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मैं करा रहा हूँ, उन सभी प्रैक्टिस सेट में अध्यायवार सब यहाँ पर दे रखा है। सारे क्वेश्चन अध्यायवार दे रखे हैं। तो शुरू करते हैं। पुष्ट पालन का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन दे रखा है, प्रारंभिक पुस्तकों में लिखे करना, लाभ हानि खाता तैयार करना, शुद्ध लाभ की गणना करना, साझेदारी संलेख। तो पुष्ट पालन के बारे में सब जानते हैं, यानी बुक कीपिंग को भी पुष्ट पालन कहा जाता है। तो उसके हिसाब से राइट आंसर जो है प्रारंभिक पुस्तकों में लेखे करना। राइट आंसर इसका ए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेखांकन में प्रमुख कार्य क्या है। लेखांकन में प्रमुख कार्य क्या है। आर्थिक समकों का अभिलेख, कार्य हेतु सूचना आधार प्रदान करना, व्यावसायिक लेन देनों का वर्गीकरण में अभिलेख करना, या गैर आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना। राइट आंसर यहाँ पर होगा व्यावसायिक लेन देनों का वर्गीकरण में अभिलेख करना। सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य निम्न की जानकारी से है। ऑप्शन ए है व्यापार के लाभ हानि खाता एवं संपत्तियों और दायित्वों को ज्ञात करना, माल के रहतिये की स्थिति ज्ञात करना, नकद की स्थिति ज्ञात करना, कर्मचारियों की गलतियों तथा कपटों को ज्ञात करना। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही आंसर बताता चलूँगा, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। क्योंकि अब तो समझाने का इतना वो समय भी नहीं है। जितने ज़्यादा सेट आपके पास में हो जाएंगे, जितने सेट की आप प्रैक्टिस कर लेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। क्वेश्चन है, लेखांकन का मुख्य उद्देश्य निम्न की जानकारी प्राप्त करना था। व्यापार के लाभ हानि तथा संपत्तियों और दायित्वों को ज्ञात करना, माल के रहती की स्थिति ज्ञात करना, नकद की स्थिति ज्ञात करना, कर्मचारियों की गलतियों तथा कपटों को ज्ञात करना। राइट आंसर यहाँ पर होगा ए, व्यापार के लाभ हानि तथा संपत्तियों और दायित्वों को ज्ञात करना। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, निम्नलिखित में से किस लेखांकन अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के स्वामी को उसके द्वारा लगाई गई पूंजी तक लेनदार माना जाता है। ऑप्शन है लागत अवधारणा, पृथक अस्तित्व अवधारणा, मुद्रा मापन अवधारणा, द्विपक्षीय अवधारणा। राइट आंसर यहाँ पर होगा पृथक अस्तित्व की अवधारणा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है 5 नंबर पर। रूढ़िवादिता के सिद्धांत के अंतर्गत स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है बाजार मूल्य, लागत मूल्य पर, या बाजार मूल्य लागत मूल्य दोनों में मूल्य में से जो भी कम हो, या फिर बाजार मूल्य लागत मूल्य जो अधिक हो। सब जानते होंगे, इसका राइट आंसर सभी को मालूम है। सी इसका राइट आंसर होगा। बाजार मूल्य और लागत मूल्य में जो कम होगा उस पर दिखाया जाता है। छठा क्वेश्चन है, दोहरा लेखा प्रणाली का प्रारंभ हुआ। अब दोहरा लेखा प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ। इंडिया में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, इटली में हुआ। तो सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, इटली। इटली, इसका पूरा इतिहास भी मैं इसका पढ़ा चुका हूँ। इटली के ल्यूकास पेसियोली वेनिस शहर के थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। द कंप्यूटर स्क्रिप्ट नाम की पुस्तक में इसका प्रकाशन किया गया था, पहला दोहरा लेखा प्रणाली का। अगला क्वेश्चन है, पाने वाले को डेबिट किया जाए तथा देने वाले को क्रेडिट किया जाए, यह किस प्रकार के खाते का नियम है। पाने वाला और देने वाला। ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, रोकड़ खाता, वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता, या फिर अवास्तविक खाता। राइट आंसर यहाँ पर होगा व्यक्तिगत खाता।
अगला क्वेश्चन है रोज नामचे में खाने बनाए जाते हैं। अब रोज नामचे में कितने खाने बनाए जाते हैं? रोज नामचा यानी कि जर्नल इसको कहा जाता है। अब जर्नल में कितने कॉलम बनाए जाते हैं? ये कोई नई बात नहीं है, कॉमर्स के स्टूडेंट को सभी को ये बात मालूम होती है कि इसमें पहला खाना डेट का होता है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट DR, अमाउंट CR, यानी कि 5 ये कॉलम होते हैं। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है मशीन खरीदी, इसके जर्नल में मशीन खाते को क्या किया जाएगा? डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, डेबिट या क्रेडिट दोनों होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी? मशीन खरीदी, मशीन हमारे पास में आई है तो मशीनरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, नगद खरीदी गई तो कैश अकाउंट ही यहाँ पर आएगा। तो यानी मशीन खाता जो होगा वो डेबिट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक नए प्लांट यानी नई मशीनरी की स्थापना पर भुगतान की गई मजदूरी को डेबिट करना चाहिए। जब एक नए प्लांट मशीनरी की स्थापना पर भुगतान की गई है तो मजदूरी को डेबिट करना चाहिए। अब वो डेबिट करना चाहिए काय में? मजदूरी खाता में, रोकड़ खाता में, या फिर प्लांट खाता में। जो चीज़ खरीदी गई होती है उसी के खाते में किया जाता है। यहाँ नया प्लांट खरीदा गया है तो प्लांट खाता में ही इसको डेबिट किया जाएगा, यानी राइट आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में रोकड़ बही का शेष दिखाता है बैंक में जमा रकम, आय और व्यय का अंतर, कुल वास्तविक आय, कुल उपलब्ध रोकड़। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा वो यहाँ पर होगा कुल उपलब्ध रोकड़, यानी कि डी। रोकड़ बही का शेष जो है कुल उपलब्ध रोकड़ दिखाता है। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, यहाँ पर निगेटिव आंसर यहाँ पर पूछा गया, सही नहीं है। तो क्षतिपूर्वक अशुद्धियाँ तलपट द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती हैं। जोड़ की भूल तलपट पर प्रभाव डालती है, तलपट यानी ट्रायल बैलेंस। सैद्धांतिक अशुद्धियाँ तलपट पर प्रभाव नहीं डालती हैं। उच्चंत खाता हमेशा जमा शेष दिखाता है। इसमें पूछा है इनमें से कौन सी बात गलत है? तो यहाँ जो गलत है वो बात गलत है डी। उच्चंत खाता हमेशा जमा शेष दिखाता है, ये कि गलत है। उच्चंत खाता डेबिट और क्रेडिट आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है तलपट से जांच की जाती है। तलपट से जांच की जाती है व्यापार की वित्तीय स्थिति की, व्यापार का वित्तीय परिणाम, व्यापार की तरलता की स्थिति, या लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता। तो इसके अर्थ में ही बताया जाता है गणितीय शुद्धता। राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारे पास डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है निम्न में से कौन एक निश्चित तिथि की स्थिति को दर्शाता है? व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, निर्माणी खाता, या आर्थिक चिट्ठा। तो राइट आंसर जो इसका होगा वो आर्थिक चिट्ठा होगा। ये जिस तारीख में बनाया जाता है, वैसे तो ये वर्ष के अंत में बनाया जाता है, लेकिन कभी कभी वर्ष के बीच में ही बनाना पड़ता है, यानी जिस तिथि को बनाया जाएगा उस तिथि की स्थिति को ही दर्शाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है साझेदारी समझौते के अभाव में किसी साझेदार के ऋण पर स्वीकृत की जा सकने वाली ब्याज की दर होगी। अब वो दर कितनी होगी? 4%, 5%, 6% या 7.5%। राइट आंसर होगा, सब लोग इसको जानते हैं कि यानी साझेदारी संलेख जब ना बना हो तो 6.5% ब्याज दिया जाता है। किस पर? ऋण पर दिया जाता है, पूंजी और आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाता। भारतीय साझेदारी अधिनियम कब बना था? भारतीय साझेदारी अधिनियम ये तो सभी को मालूम होना चाहिए अच्छे से। 1932, 1956 में जो बना था वो भारतीय कंपनी अधिनियम बना था, लेकिन यहाँ पर साझेदारी की यहाँ पर बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है साझेदारों का दायित्व होता है सीमित होता है, सीमित एवं असीमित दोनों होता है, या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर इसका होता है असीमित, वी। अगला क्वेश्चन है किसी स्पष्ट समझौते के अभाव में साझेदार को प्राप्त होता है लाभ हानि में बराबर हिस्सा, पूंजी पर 12% ब्याज, या ऋण पर 18% ब्याज, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन को देख लें। किसी स्पष्ट समझौते का अभाव यानी कोई अनुबंध नहीं है, कोई समझौता स्पष्ट नहीं है, तो साझेदार को जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? ऐसे में वो होता है लाभ हानि में बराबर हिस्सा।
पार्टनर डीड जो बनाई जाती है साझेदारी संलेख, वो उसकी यहाँ पर बात चल रही है कि अगर वो नहीं है तब। अगला क्वेश्चन आता है, साझेदारी का पंजीयन है भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार अनिवार्य, भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार अनिवार्य, या भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार अनिवार्य, या फिर ऐच्छिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास राइट आंसर होगा डी, यानी ऐच्छिक। ऐच्छिक होता है। और एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर मोबाइल में वीडियो में आवाज़ कम आ रही है तो ईयरफोन का ज़रूर यूज करें, क्योंकि कई लोगों की शिकायत है कि वीडियो में आवाज़ कम आ रही है। तो क्या बताऊँ, रेडमी नोट 9 आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा है, इसमें आवाज़ इतनी ही रहती है, इसलिए ईयरफोन का प्रयोग करें, आवाज़ बिल्कुल कंप्लीट आएगी। अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं, उन्होंने सी को भावी लाभ के चौथाई हिस्से के लिए फर्म में साझेदार बनाया, सभी साझेदारों का नया लाभ वितरण अनुपात ज्ञात कीजिए या बताइए। ए बी सी 3 साझेदार हैं। इसके लिए मैं बता दूं, इसमें थोड़ा सा समय भी लगेगा और न्यूमेरिकल के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको इसमें कई सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, लेकिन वो मेरे दूसरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, मुकेश कुमार कॉमर्स के नाम से वो चैनल है। उसमें प्ले लिस्ट में एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, नया अनुपात ज्ञात करना, उस पर जाकर के आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बड़ी आसानी से ये समझ में आपको आ जाएगा। लेकिन फिलहाल इसका जो आंसर होगा वो 3:3:2 राइट आंसर होगा। लेकिन इसका सोल्यूशन आपको वहाँ मिल जाएगा मेरे दूसरे चैनल पर, आप वहाँ जा कर के सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गार्नर बनाम मर्रे के नियम के अनुसार दिवालिया साझेदार की हानि को अन्य साझेदारों में बांटा जाना चाहिए, पूंजी अनुपात में, लाभ हानि के अनुपात में, औसत अनुपात में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो गार्नर बनाम मर्रे जो इनमें मुकदमा चला था, उसमें निर्णय न्यायाधीश जोयस ने दिया था और वो दिया था पूंजी अनुपात में। राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, आ वा तथा सा एक का लाभ हानि अनुपात 5:3:2 है, बा के अवकाश ग्रहण करने पर आ तथा सा का लाभ हानि अनुपात होगा। तो इसमें तो बड़ी आसानी से हम इसको पता कर सकते हैं। वो क्या है कि ये बा ने अवकाश ग्रहण किया है, तो जब बा ने अवकाश ग्रहण किया है तो ये रह जाएगा। तो यानी बा ने अवकाश ग्रहण कर लिया, 3 तो यहाँ से हट गया, तो बचेगा 5 और 2, ये शॉर्टकट है, 5:2 इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, किसी एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने की ख्याति की कुल रकम को क्रेडिट किया जाता है। किसी एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने की स्थिति में ख्याति की कुल रकम को क्रेडिट किया जाता है। सेंटेंस यहाँ बन नहीं रहा है, कुछ छूट गया है इसमें। फिलहाल हमें आंसर को देखना, केवल अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के खाते में, केवल शेष साझेदारों के खाते में, सभी साझेदारों के खाते में। क्योंकि जब कोई नया साझेदार आता है जो ख्याति की रकम लाता है, वो पुराने साझेदारों में बट जाती है, नए में नहीं बढ़ती है। लेकिन जब कोई साझेदारी को छोड़ करके जाता है, अवकाश ग्रहण करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ख्याति की जो रकम है वो सभी साझेदारों में बांटी जाती है, यानी राइट आंसर इसका सी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, फर्म के विघटन पर ऐसा दायित्व चुकाए जाने पर जिसका लेखा नहीं किया गया, इसका यानी उसका लेखा किया नहीं गया था, तो जिस खाते में डेबिट किया जाएगा वह खाता है साझेदारों का पूंजी खाता, लेखा नहीं किया गया दायित्व का खाता, या फिर वसूली खाता, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारे पास वसूली खाता, यानी सी। अगला क्वेश्चन होगा, न्यूनतम अंश आवेदन की राशि जो होती है वो कितनी होती है, 5% प्रति अंश, 5 रुपये प्रति अंश, या अंशों के अंकित मूल्य का 5%, या अंशों के अंकित मूल्य का 10%, या अंशों के अंकित मूल्य का 20%। राइट आंसर, न्यूनतम अभिधान राशि के बारे में सबने पढ़ रखा होगा, ये 5% होती है, यानी राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। अगला क्वेश्चन, अंशों के निर्गमन पर देय कमीशन की दर निम्नलिखित में से किस से अधिक नहीं होनी चाहिए। अंशों के निर्गमन पर देय कमीशन, और वो देय कमीशन होती है डी, यानी कि 5%। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है,
और इसके बहुत सारे क्वेश्चन कंपनी से संबंधित आपको मिल जाएंगे। कंपनी खाते के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के आप क्वेश्चन देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। अग्रिम याचना खाते को पृथक रूप से दर्शाया जाता है। अग्रिम याचना खाता लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में, लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में, या चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, या चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। राइट आंसर होगा, क्योंकि जो धनराशि एडवांस में प्राप्त हो गई है वो दायित्व हुआ है और वो चिट्ठे के दायित्व पक्ष में इसको दर्शाया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, यदि अंशों को जब्त किया जाता है, यदि अंशों को जब्त किया जाता है तो पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। अंशों के अंकित मूल्य से, अंशों पर प्रदत्त राशि से, अंशों पर याचित राशि से, या अंशों पर आयाचित राशि से। तो राइट आंसर होगा इसका सी, अंशों पर याचित राशि। जो धनराशि मांग ली गई है उससे उसको डेबिट किया जाता है, और अंशहरण खाते को जो है यानी शेयर फॉरफीचर अकाउंट को उस धनराशि से जो प्राप्त हो गई है उसे क्रेडिट किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अंश अपहरण खाते में अपहरित अंशों को पुनर्निर्गमित करने के बाद जो शेष बचता है उसे किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? चुकता पूंजी में जोड़ा जाएगा, ख्याति खाते में जोड़ा जाएगा, या पूंजी संचित खाते में हस्तांतरित किया जाएगा, या अंश अपहरण खाते में चिट्ठे में दिखलाया जाएगा? राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा सी, पूंजी संचित खाते में हस्तांतरित किया जाएगा, यानी पूंजी संचय खाता, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहाँ अंश अपहरण यानी अंशों का हरण को ही अपहरण भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग किस कार्य के लिए नहीं किया जा सकता? प्रतिभूति प्रीमियम सदस्यों को बोनस अंश देने के लिए, कंपनी के प्रारंभिक व्यय को अपलिखित करने के लिए, ऋण पत्रों के निर्गमन पर दी गई कटौती को अपलिखित करने के लिए, या सदस्यों को लाभांश देने के लिए? राइट आंसर जो होगा, सदस्यों को लाभांश देने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। यहाँ नेगेटिव पूछा गया था, नहीं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कंपनी अपने 1000 के ऋण पत्रों को बाजार से 975 रुपये में खरीद लिया, यानी एक कंपनी ने अपने ही ऋण पत्रों को 1000 रुपये के ऋण पत्रों को 975 में खरीद लिया, तो 25 रुपये का जो ये अंतर है वो क्या माना जाएगा? ऋण पत्र के शोधन पर लाभ माना जाएगा, यह ऋण पत्र के शोधन पर हानि मानी जाएगी, ख्याति मानी जाएगी, या उपर्युक्त में से कुछ भी नहीं माना जाएगा? तो राइट आंसर जो इसका होगा वो है ये इसका शोधन पर लाभ, ऋण पत्र के शोधन पर लाभ। अगला क्वेश्चन आता है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो कटौती है वो एक वास्तविक संपत्ति है, अवास्तविक संपत्ति है, स्थायी संपत्ति है, या फिर चालू संपत्ति है? राइट आंसर इसका होगा अवास्तविक संपत्ति है। ये अवास्तविक संपत्ति होगी। अगला क्वेश्चन है, लागत लेखांकन 33 नंबर का क्वेश्चन है 33। लागत लेखांकन है प्रबंधकीय लेखांकन का एक भाग, वित्तीय लेखांकन का एक भाग है, या उत्तरदायित्व लेखांकन का भाग है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? राइट आंसर होगा बी, वित्तीय लेखांकन का भाग। ये एक वित्तीय लेखांकन का भाग है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, लागत लेखांकन आधारित होता है। अब लागत लेखांकन किस पर आधारित है? एकहरा लेखा पद्धति पर, दोहरा लेखांकन पद्धति पर, या दोहरा खाता प्रणाली पर, या अमेरिकन लेखांकन पद्धति पर? राइट आंसर इसका होगा दोहरा लेखा प्रणाली, यानी कि सी। अगला प्रश्न है, लागत योग ठेके सामान्यतः उन दशाओं में लागू होते हैं जहां लागत योग ठेके लागत का अनुमान सरलता से किया जा सकता है,
ठेकेदार लाभ की एक निश्चित राशि अर्जित करना चाहता है। सी है, अग्रिम में शुद्ध लाभ की गणना संभव नहीं हो। उपर्युक्त में से कुछ भी नहीं। राइट आंसर है अग्रिम में शुद्ध लाभ की गणना संभव नहीं हो, क्योंकि शुद्ध लाभ की गणना कार्य पूरा हो जाने के बाद ही हो सकती है, पहले नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, प्रशासन एवं प्रबंध ऊपरी व्यय प्रतिशत के रूप में वसूल किए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन पहले तो देख लें, प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष मजदूरी के, या मूल लागत के, या कारखाना लागत के। ऊपरी व्यय की यहाँ पर बात आ रही है। जब भी ऊपरी व्यय की अगर बात आए तो आप इसको सीधे सीधे कारखाना लागत से जोड़ सकते हैं, और राइट आंसर कारखाना लागत के होंगे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मितव्ययी आदेश मात्रा विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है अनुपात विश्लेषण के लिए, बजटरी नियंत्रण के लिए, स्कंद नियंत्रण के लिए, या विक्रय बजटिंग के लिए। राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा स्कंद नियंत्रण के लिए। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी इसको बता रहा हूं, ज़्यादातर मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि आंसर इसके दे दूं, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत बड़ी हो जाएगी, और बहुत बड़ी वीडियो हो जाने पर उसे अपलोडिंग करने में भी बहुत बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि इस समय नेट भी बहुत बेकार चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, विक्रय एवं वितरण ऊपरी व्यय किस आधार पर अवशोषित किए जाते हैं? विक्रय लागत पर प्रतिशत, कारखाना लागत पर प्रतिशत, दर प्रति इकाई, या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दर प्रति इकाई की दर। अगला प्रश्न हमारे पास में होगा, यदि ठेका का 50% भाग पूर्ण है तो सामान्यतः लाभ की निम्न राशि क्रेडिट की जाती है। अगर 50% भाग पूर्ण कर लिया गया है तब की यहाँ पर बात चल रही है। तो यहाँ जो राइट आंसर इसका होगा वो किस तरह से हमें क्रेडिट करना है, ज्ञात करना है, वो राइट आंसर हमारे पास में होगा इसका डी, अर्जित लाभ गुणा 2/3 गुणा रोकड़ प्राप्त गुणा प्रमाणित कार्य। इसमें हमें देखना है कि इस तरह के ऑप्शन अगर हैं तो प्रमाणित कार्य को आपको देखना है कि प्रमाणित कार्य जिसमें दे रखा है वो होगा, और प्रमाणित कार्य हमेशा बटे में आएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि होती है समय अनुसार मजदूरी पद्धति में, कार्य कुशलता मजदूरी पद्धति में, कार्यानुसार मजदूरी पद्धति में, या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ राइट आंसर होगा कार्य कुशलता मजदूरी पद्धति में, जो कि अनुभव के आधार पर होती है। अनुभव के आधार पर कार्य दिया जाता है, सौंपा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, निविदा मूल्य अभिव्यक्त करता है। निविदा मूल्य अभिव्यक्त करता है कुल उत्पादन लागत को, विक्रय लागत को, अनुमानित विक्रय मूल्य को, गत अवधि के लागत पत्रक। अब इनमें से राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास में अनुमानित विक्रय मूल्य को। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, क्वेश्चनों को सबको पक्का करें, इसको कई बार क्वेश्चनों को देखना, बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। फीफो एवं लीफो ये तो सभी जानते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इन मूल्यांकन विधियां एक आय की हैं, विनियोगों की, निर्गमित सामग्रियों की, या तैयार उत्पादों की, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा निर्गमित सामग्रियों के लिए। जो भी वस्तुएं आ गई हैं या जो भी हमारे पास में वस्तुएं तैयार हैं तो उनको बेचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, निर्गमित सामग्रियों की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मूल्यांकन की निम्न पद्धतियों में से कौन सी पद्धति के अनुसार निर्गमन चालू आर्थिक मूल्यों से संबंध होते हैं? संबद्ध होते हैं। लीफो पद्धति, फीफो पद्धति, हीफो पद्धति, या भारित औसत मूल्य पद्धति। यहाँ राइट आंसर इसका होगा लीफो पद्धति, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बिन पत्रक को इस नाम से भी जाना जाता है। बिन पत्रक, बिन कार्ड जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, इसको इस नाम से भी जानते हैं, तो वो कौन सा नाम यहाँ पर हो सकता है? स्टोर्स पत्रक, क्रय पत्रक, स्टोर्स कीपर्स पत्रक,
या फिर स्टॉक पत्रक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास में सी, स्टोर कीपर्स पत्रक, क्योंकि स्टोर कीपर के ही ये काम में आता है बिन कार्ड। अगला क्वेश्चन है, आय शब्द में निम्न प्रकार की प्राप्तियां सम्मिलित हैं, वैधानिक, अवैधानिक, वैधानिक और अवैधानिक, इनमें से कोई भी नहीं। आय शब्द में अब सोचें, आय जो वैधानिक होनी चाहिए या अवैधानिक होनी चाहिए, या फिर वैधानिक और अवैधानिक दोनों इसमें इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। राइट आंसर जो यहाँ पर क्वेश्चन को दे रहे हैं, आय शब्द में निम्नलिखित प्रकार की प्राप्तियां सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, एक और राइट कर लेते हैं वैधानिक, लेकिन वो होता क्या है इसमें तो वैधानिक और अवैधानिक दोनों को ही शामिल किया जाता है। कैसे? जैसे कि जुआ खेलना है, वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है, किंतु जुए से प्राप्त होने वाली आय को अन्य स्रोतों से आय शीर्षक के अंतर्गत इसको सम्मिलित कर लिया जाता है, जबकि ये वैधानिक नहीं है। तो इस तरह से जो इसमें जोड़ा जाता है वो सी इसका राइट आंसर होगा। वैधानिक और अवैधानिक दोनों, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, गत वर्ष का अर्थ है वित्तीय वर्ष, कैलेंडर वर्ष, हिसाबी वर्ष या कर निर्धारण वर्ष से पूर्व का वित्तीय वर्ष। तो राइट आंसर जो इसका होगा वो हमारे पास राइट आंसर होगा डी, कर निर्धारण वर्ष से पूर्व का वर्ष, क्योंकि इसमें होता है लास्ट ईयर, करंट ईयर और जो आगामी वर्ष होता है। तो इस तरह से हमारे पास में होता है, चालू वर्ष होता है, गत वर्ष होता है और आगामी वर्ष होता है। तो यहाँ पर गत वर्ष की बात कही गई है, तो गत वर्ष पिछले वर्ष को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 47, सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत में आयकर अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? आयकर अधिनियम स्वतंत्र भारत में किस वर्ष में पारित किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से सबको ध्यान में रखना है। ये इसका मैं पूरा आपको बता दूं, यहाँ पर पारित करने की बात कही गई है, और जो पारित लागू करने की बात नहीं कही है, पारित करने की बात की गई है। पारित जो हुआ 1961 में हुआ। इस तरह का एक क्वेश्चन इससे ठीक पिछले प्रैक्टिस सेट में 30 नंबर के प्रैक्टिस सेट में था, तो उसमें लागू होने और पारित होने में से कुछ एक पूछा गया था। मैं यहाँ पर भी दोनों ही बातें बता रहा हूँ। 61 में ये पारित हुआ था, लेकिन इसके अगर हम लागू होने की बात करें तो ये लागू हुआ था 1962 में। लेकिन यहाँ पर देखें, पारित करने की बात की गई है, जब पारित है तो 1961 में होगा, अगर लागू करने की बात आए तो इसका 1962 होगा। अगला क्वेश्चन है, आयकर के लिए अति वरिष्ठ नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसकी आयु निम्नलिखित से अधिक हो। आयकर के लिए अति वरिष्ठ नागरिक जिसकी उम्र 60 वर्ष हो, 75 वर्ष हो, 80 वर्ष हो या फिर 82 वर्ष हो। इसमें से राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा हमारे पास 80। 80 वर्ष से जिसकी अधिक आयु होती है वो अति वरिष्ठ नागरिक होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, आयकर की दरें निर्धारित की जाती हैं आयकर अधिनियम द्वारा, वित्त अधिनियम द्वारा या अध्यादेश द्वारा या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आयकर अधिनियम, वित्त अधिनियम, अध्यादेश, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। राइट आंसर इसका डी होगा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा। हाँ बिल्कुल सही, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, आयकर अधिनियम की किस धारा में करदाता को परिभाषित किया गया है? आयकर अधिनियम की किस धारा को करदाता को परिभाषित किया गया है? धारा 2 की 24, धारा 2 की 7, 2 की 45 या फिर 2 की 9। तो राइट आंसर जो होगा इसका वो होगी धारा 2 की 7। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, वित्तीय वर्ष 2020-21 का कर निर्धारण वर्ष कौन सा होगा? कर निर्धारण वर्ष
20-21 का कौन सा होगा? ये 19-20 या 20-21 या फिर 21-22 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका 21-22, क्योंकि जिस वर्ष का कर निर्धारण होता है वो अगले वर्ष में होता है। और पूरे 12 महीने का सिस्टम तो होता ही होता है, क्योंकि होता क्या है इसमें 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वर्ष की गणना होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, प्रबंधकीय लेखांकन का प्रयोग कैसा है? प्रबंधकीय लेखांकन का प्रयोग कैसा? अनिवार्य, ऐच्छिक, आवंधक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर होगा ऐच्छिक। प्रबंधकीय लेखांकन का ऐच्छिक होगा। अगला क्वेश्चन, प्रबंधकीय लेखांकन और लागत लेखांकन का कार्य आपस में होते हैं प्रतिपूरक प्रकृति के, विरोधात्मक प्रकृति के, या प्रभाव के तटस्थ रूप में, या फिर वैधानिक। राइट आंसर होगा प्रतिपूरक। ये प्रतिपूरक होते हैं, स्वतः जांच होती रहती है। प्रबंधकीय अगला है क्वेश्चन, प्रबंधकीय लेखांकन का दूसरा नाम क्या है? प्रबंधकीय लेखांकन का दूसरा नाम लागत लेखांकन, परंपरागत लेखांकन या निर्णय लेखांकन, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर होगा यहाँ पर निर्णय लेखांकन। प्रबंधकीय लेखांकन को निर्णय लेखांकन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, क्षैतिज विश्लेषण है। अब क्षैतिज विश्लेषण जो है वो क्या है? गतिशील विश्लेषण, औसत विश्लेषण, प्रवृत्ति विश्लेषण या स्थिर विश्लेषण। राइट आंसर जो होगा इसका वो होगा प्रवृत्ति विश्लेषण। क्षैतिज को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, सांख्यिकी पूर्वानुमान किया जाता है। सांख्यिकी पूर्वानुमान किया जाता है बिना किसी मान्यता के, इस मान्यता पर कि अन्य बातें समान रहें, इस मान्यता पर कि जो भूतकाल में हुआ है वही भविष्य में होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर इसका होगा सी। इस मान्यता पर कि जो भूतकाल में हुआ है वही भविष्य में होगा, ये अनुमान रहता है, पूर्वानुमान है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, निम्न में से कौन व्यावसायिक पूर्वानुमान का सिद्धांत नहीं है? व्यावसायिक पूर्वानुमान, संभाव्यता का सिद्धांत, क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ऐतिहासिक अनुभव सिद्धांत, या समय विलंबन का सिद्धांत। राइट आंसर इसके पास होगा संभाव्यता का सिद्धांत। नेगेटिव यहाँ पर पूछा गया था, तो नेगेटिव संभाव्यता का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, बहुत अधिक विश्वसनीय सर्वेक्षण परिणामों के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए। संगणना विधि, प्रतिदर्श विधि, या संगणना और प्रतिदर्श दोनों विधियां, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन को एक बार देख लें, बहुत अधिक विश्वसनीय सर्वेक्षण परिणामों के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए संगणना विधि, प्रतिदर्श विधि, संगणना और प्रतिदर्श दोनों विधियां, इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा संगणना विधि। अगला क्वेश्चन आता है, लेखा रिपोर्ट या प्रबंध हेतु प्रतिवेदन क्या है? लेखा रिपोर्ट या प्रबंध हेतु प्रतिवेदन क्या है? तो इसमें ऑप्शन है, किसी घटना, कार्य पद्धति, व्यवसाय की स्थिति या पर व्याख्यात्मक एवं वर्णनात्मक विवरण, शोध पत्र, आर्थिक चिट्ठा विवरण, या फिर सूचना। तो इसका राइट आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर होगा किसी घटना, कार्य पद्धति, व्यवसाय की स्थिति पर व्याख्यात्मक एवं वर्णनात्मक विवरण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रबंधकीय प्रतिवेदन का उद्देश्य क्या है? प्रबंधकीय प्रतिवेदन का उद्देश्य प्रबंधकों के लिए निर्णय कार्य में सहायता करना, लागतों एवं नियंत्रण, कार्यों के वातावरण का निर्माण, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर इसका होगा उपर्युक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाह्य प्रतिवेदन में निम्नलिखित सम्मिलित है। अब इसमें क्या सम्मिलित है वो हमें देखना। अंशधारियों के लिए प्रतिवेदन, स्कंद विपणनी प्रतिवेदन, कर विवरण एवं बैंक समस्याओं का प्रतिवेदन, या फिर उपर्युक्त सभी। राइट आंसर इसका जो होगा हमारे पास में
अंशधारियों के प्रति क्वेश्चन को देख लें एक बार। जहाँ भी मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन लगे एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ लें। बाह्य प्रतिवेदन में बाह्य प्रतिवेदन में निम्नलिखित सम्मिलित है। अंशधारियों के लिए प्रतिवेदन, स्कंद, कर विवरण, उपर्युक्त, ये सभी उपयुक्त हैं। राइट आंसर इसका डी होगा, उपर्युक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कर विवरण में सम्मिलित है आयकर, बिक्री कर एवं आबकारी कर, और डी है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर जो इसका होगा कर विवरण में सम्मिलित है, ये सभी सम्मिलित हैं। सी, आयकर, बिक्री कर एवं आबकारी कर। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, एक अच्छे प्रतिवेदन की आवश्यक तथ्य, निश्चित उद्देश्य, पक्षपात रहित, समयबद्ध, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर यहाँ पर, ये सभी गुण यहाँ पर इसके हैं, तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चालू दायित्व बराबर होते हैं चालू संपत्तियाँ माइनस कार्यशील पूंजी, या कार्यशील पूंजी माइनस चालू संपत्तियाँ प्लस कार्यशील पूंजी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अगर अंतिम खाते आप लोगों ने पढ़ रखा है और अंतिम खाते को सीख रखा है, तो आप इसको बड़े आसानी से आंसर इसका दे सकते हैं। चालू संपत्ति माइनस कार्यशील पूंजी बराबर ये चालू दायित्व हो जाता है। राइट आंसर जो इसका होगा वो ए होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 65। इनमें से कौन सा चालू दायित्व नहीं है? बैंक ओवरड्राफ्ट, ऋण पत्र, अदत्त वेतन, देय बिल। तो बैंक ओवरड्राफ्ट चालू है, यानी चालू दायित्व है। जो ऋण पत्र है वो दीर्घकाल के लिए होते हैं, तो राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा बी, ऋण पत्र, डिवेंचर्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, यदि चालू अनुपात 2.4:1 है और चालू दायित्व जो है वो 20,000 रुपये है, तो चालू संपत्ति की राशि क्या होगी? क्योंकि अब ये हमारे पास में जो क्वेश्चन है ये सॉल्यूशन का है, तो सॉल्यूशन के लिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इस सेट में जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जैसे मैंने पिछली वीडियो के लिए बनाई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 67 है। ये भी हमारे पास में एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, तो इसके लिए अलग से हम वीडियो लाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, संपत्ति आवृत्ति अनुपात में हम देखते हैं कितनी संपत्ति का विक्रय होना, या संपत्ति एवं शुद्ध विक्रय का संबंध, या संपत्ति का विक्रय मूल्य, या संपत्ति का बाजार मूल्य। तो इसका राइट आंसर होगा बी, संपत्ति एवं शुद्ध विक्रय का संबंध। ये हमारे पास राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। वित्तीय विवरण का अल्पकालीन विश्लेषण मुख्य रूप से संबंधित होता है कार्यशील पूंजी विश्लेषण, संस्था की स्थिरता से, संस्था की अर्जन शक्ति संभावना से, संस्था की भावी स्थिति से। तो राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा कार्यशील पूंजी विश्लेषण से। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास में, तरलता अनुपात में सम्मिलित नहीं होता है रोकड़, बैंक शेष, देनदार और रहतिया। तो तरलता का मतलब है कि उससे तुरंत हम रोकड़ में परिवर्तित कर सकें, वो तरलता होता है। तो यहाँ पर जो होता है राइट आंसर, यहाँ पर नेगेटिव पूछा है, नहीं होता, तो इसमें राइट आंसर होगा स्टॉक यानी रहतिया। अगला क्वेश्चन है, सम विच्छेद बिंदु विक्रय मूल्य रुपए में प्राप्त करने के लिए स्थिर लागत को विभाजित किया जाएगा परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई से, या दत्तांत प्रति इकाई से, या स्थिर लागत प्रति इकाई से, या लाभ मात्रा अनुपात से। राइट आंसर जो यहाँ पर होगा वो होगा लाभ मात्रा अनुपात से। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दायित्व की कुछ मदें नीचे दी गई हैं, जैसे बैंक अधिविकर्ष, ऋण पत्र, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, अदत्त मजदूरी और लेनदार। अब आगे ये कहता है, उपर्युक्त में चालू दायित्व हैं, ऊपर जितने भी दे रखे हैं उनमें से हमें चालू दायित्व देखने हैं। ए नंबर पर यहाँ पर दे रखा है, ए नंबर पर दे रखा है 4 एवं 5, बी पर दे रखा 3rd, 4 और 1st, सी पर दे रखा 1st, 4 और 5, और डी पर दे रखा है इनमें से
कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हमें यानी इसमें क्रम भी देखना है, वो किस क्रम में हमारे पास में आना चाहिए। दायित्व की कुछ मदें, तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास में आएगा, ये पहले नंबर पर आ जाएगा, यानी बैंक अधिविकर्ष, ये पहले नंबर पर होगा। नहीं 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 नहीं, और दूसरे नंबर पर जो होगा, दूसरे नंबर पर आउटस्टैंडिंग पेजेस हो जाएगा। ठीक, ये दूसरे नंबर पर हो गया। फिर तीसरे नंबर पर लेनदार होगा, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, दायित्व की, चालू की यहाँ पर बात पूछी गई है, चालू नहीं है, ऋण पत्र चालू नहीं है। ठीक है, ये जो मैंने क्रम यहाँ पर दिया है, ये क्रम है सही। अब इसमें से हमें देख लेना है ये क्रम किस में आ रहा है। तो ये क्रम जो हमारे पास आ रहा है, ये सी में आ रहा है। सी, हाँ ये सी आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर। ये पहले नंबर पर हुआ, दूसरे पर हो गया, और ये तीसरे पर हो गया। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यावसायिक संगठन है कला विज्ञान, कला एवं विज्ञान दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर इसका सी होगा। अगला क्वेश्चन है, रेखा एवं कर्मचारी संगठन सबसे उपयुक्त है छोटे उपक्रम के लिए, मध्य श्रेणी के उपक्रम के लिए, बड़े आकार वाले उपक्रम के लिए, या कुटीर उपक्रम के लिए। रेखा एवं कर्मचारी संगठन, राइट आंसर है ये जो बड़े आकार के उपक्रम होते हैं, यानी सी, बड़े आकार वाले के लिए, क्योंकि इनमें कर्मचारियों की संख्या अधिक होती है। अगला है क्वेश्चन, संगठन का मानचित्र दर्शाता, संगठन का मानचित्र दर्शाता कार्य का विभाजन, विभागों का विभाजन, या प्रवर अधिकारियों व अधीनस्थों के बीच का संबंध, या फिर उपर्युक्त में से कोई भी, उपर्युक्त सभी। तो ये जो संगठन का मानचित्र जो है, मानचित्र संगठन की यहाँ पर बात चल रही है, संगठन की, व्यापार की नहीं, संगठन की यहाँ पर बात चल रही है। तो ये सभी कार्य उसमें इम्पोर्टेंट हैं, उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक उद्योग उदाहरण। जेनेटिक उद्योग, पोल्ट्री फार्म, मत्स्य ग्रहण, या प्राथमिक उद्योग, या फिर निष्कर्षण। राइट आंसर जो होगा प्राथमिक उद्योग के लिए यहाँ पर होगा, प्राथमिक उद्योग, प्राइमरी इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, एक संगठन में उत्तरदायित्व निहित होता है, एक संगठन में लाइन अधिकारी में, स्टाफ अधिकारी में, अनौपचारिक अधिकारी में, या फिर उपर्युक्त सभी। राइट आंसर हमारे पास में होगा लाइन अधिकारी, यानी रेखा अधिकारी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं, और क्वेश्चन है, बाटा शू दुकान है उपभोक्ता सहकारी स्टोर, या विभागीय स्टोर, श्रृंखलाबद्ध स्टोर, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर यहाँ पर होगा, ये जो बाटा शू दुकान है वो एक श्रृंखलाबद्ध दुकान है, क्योंकि यहाँ पर केवल शूज ही मिलेंगे और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीनतम स्वरूप है, वो क्या, साझेदारी, एकल व्यापार, कंपनी, या फिर सहकारी उपक्रम। तो व्यावसायिक संगठन की जो शुरुआत होती है संगठन की, वो एकल व्यापार का ये बड़ा स्वरूप है। सारे कुछ सबसे प्राचीन जो है वो एकल व्यापार है, प्राचीन काल में एकल व्यापार ही हुआ करता था। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, एक प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है, एक प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, न्यूनतम संख्या, प्राइवेट कंपनी में, साझेदारी में नहीं है, प्राइवेट कंपनी में है। तो प्राइवेट कंपनी में जो न्यूनतम संख्या होती है वो होती है हमारे पास में, प्राइवेट कंपनी यानी निजी कंपनी, निजी कंपनी में 2 होती है, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार। एक साझेदारी में भी न्यूनतम संख्या, सदस्यों की संख्या 2 होती है, और इसमें अधिकतम संख्या जो है 50 हुआ करती थी,
भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार, लेकिन 2013 के अनुसार जो है वो संख्या उसको बढ़ा दिया गया है, और वो संख्या बढ़ा करके जो हुई है वो हुई है संख्या 200। अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक संगठन का वह प्रारूप जिसके अंतर्गत कोई विशिष्ट अधिनियम नहीं बनाया गया है। व्यावसायिक संगठन का वह स्वरूप जिसके लिए कोई विशिष्ट अधिनियम नहीं बनाया गया है। वह साझेदारी, कंपनी, सहकारी समिति, एकल व्यापार। तो यहाँ हमारे पास में है राइट आंसर जो इसका होगा वो आप देखें, साझेदारी के लिए भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है। कंपनी के लिए भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 संशोधित रूप 2013 है। सहकारी समिति 1919 है। एकल व्यापार इसके लिए कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर नेगेटिव आंसर ही पूछा था, तो डी आंसर ही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, असीमित दायित्व संबंधित है। असीमित दायित्व संबंधित है संयुक्त स्कंद कंपनी से, सहकारी समिति से, एकल स्वामित्व से या धर्मार्थ न्यास से। असीमित दायित्व यानी जिसकी निजी संपत्ति भी दांव पर लगी होती है, निजी संपत्ति व्यापार में प्रयोग की जाती है। राइट आंसर इसका एकल स्वामित्व होगा, एकल व्यापार। सभी जानते हैं इसके बारे में। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, भारत में व्यावसायिक संगठन के स्वरूप की अधिकतम संख्या होती है। भारत में व्यावसायिक संगठन के स्वरूप की अधिकतम संख्या होती है। भारत में व्यावसायिक संगठन के स्वरूप की अधिकतम संख्या सहकारी उपक्रम, कंपनी, साझेदारी, एकल व्यापार। तो ये जो होती है एकल व्यापार, क्योंकि बहुत लोग एकल व्यापार को ही करते हैं, पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व में सर्वोत्तम है। एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व में सर्वोत्तम है। अब ये कथन किसका है? हैने का, किम्बाल एम किम्बाल का, विलियम आर वेसेट का, या फिर एफ.डब्ल्यू. टेलर का। तो इसका जो राइट आंसर है, ये जो बात कही है विलियम आर वेसेट ने कही है। अगला क्वेश्चन हमारा साझेदारी से आशय है। सीमित साझेदारी से आशय है साझेदारों की सीमित संख्या, सभी सदस्यों द्वारा असीमित दायित्व, साझेदारी का सीमित क्षेत्र होना, कुछ साझेदारों का दायित्व सीमित होना। सीमित साझेदारी। तो राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा डी। कुछ साझेदारों का दायित्व जो है वो सीमित होता है, और बाकी तो यही होता है कि साझेदारी में जो दायित्व है वो असीमित होता है। अगला क्वेश्चन 86 है हमारे पास में, एक फर्म में साझेदारी की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। अनुबंध अधिनियम के द्वारा, साझेदारी अधिनियम के द्वारा, आयकर अधिनियम के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। अक्सर क्या करते हैं लोग, लेते हैं जल्दी से और टिक करते हैं कि वो देख लेते हैं साझेदारी, और वो साझेदारी को यहाँ टिक कर लेते हैं, जो कि ये गलत हो जाता है। राइट आंसर यहाँ पर देखें कि लिखा है, एक फर्म में साझेदारी की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। तो वो साझेदारी के बारे में आप लोगों को पढ़ाया भी गया है कि साझेदारी में अधिकतम संख्या जो है वो निर्धारित नहीं की गई है, वो की गई है भारतीय कंपनी अधिनियम में। अब भारतीय कंपनी अधिनियम यहाँ पर दिया नहीं रखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो इसका होगा वो हमारे पास राइट आंसर होगा डी। इनमें से कोई भी नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, उस व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का नाम बताइए जिसके प्रबंधक को कर्ता कहते हैं। जिसके प्रबंधक को कर्ता कहते हैं। तो ये संयुक्त हिंदू परिवार का जो प्रबंधक होता है इसको कर्ता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, भारत सरकार की वर्तमान विदेशी नीति की समय अवधि है। भारत सरकार की वर्तमान विदेशी व्यापार नीति की समय अवधि जो है 2015 से 20। ऑप्शन दे रखे हैं 2014 से 19, 2015 से 20, 2013 से 18,
17 विदेशी व्यापार नीति। भाई इसका जो राइट आंसर होना चाहिए बी होना चाहिए, 2015 से 20 ये होना चाहिए। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें 17 से 22, 17-22 हो सकती है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। इस कन्फ्यूजन को बाद में देखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संचयी एफडीआई अंतर्प्रवाह में किस देश का हिस्सा सर्वाधिक है? अमेरिका, ब्रिटेन, मॉरिशस, जापान। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर इसका होगा मॉरिशस। मॉरिशस का सबसे ज़्यादा हिस्सा इसमें है। हाँ, मॉरिशस, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो अगला क्वेश्चन हमारे पास में होगा क्वेश्चन नंबर 91। साख पत्र निम्नलिखित की ओर से भेजा जाता है? निर्यातक की ओर से, आयातक की ओर से, क्रय अभिकर्ता की ओर से, या फिर बैंक की ओर से? तो साख पत्र जो भेजा जाता है वो आयातक की ओर से भेजा जाता है, यानी आयातकर्ता की ओर से इसको भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जहाज पर लादी गई वस्तुओं की विस्तृत जानकारी देने वाला प्रलेख है? इंडेड है, आयात आदेश है, साख पत्र है, भारण विल है? राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा भारण विल। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, पुनः निर्यात व्यवसाय में क्या सम्मिलित है? पुनः निर्यात व्यवसाय में क्या सम्मिलित है? वस्तुओं का निर्यात, वस्तुओं का आयात, न आयात और न ही निर्यात, आयातित वस्तुएं एवं सेवाओं का निर्यात। तो राइट आंसर जो इसका होगा आयातित वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात होता है, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। साख पत्र खोला जाता है निम्न दशा में। साख पत्र निम्न दशा में खोला जाता है: विदेशी व्यापार में, आंतरिक व्यापार में, उपर्युक्त ए और बी दोनों में, या फिर वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करने में। राइट आंसर इसका होगा विदेशी व्यापार में। जब विदेशी व्यापार होता है तब साख पत्र को खोला जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, प्रबंध है केवल विज्ञान, कला है, या केवल व्यवहार है, या विज्ञान एवं कला दोनों है? तो राइट आंसर ये हमारे पास होगा डी, यानी विज्ञान व कला दोनों है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, प्रबंधन के निम्नलिखित कार्य किस क्रम में संपन्न किए जाते हैं? संगठन करना, नियंत्रण करना, नियोजन करना, निर्देशन करना। अब ये हो गए। अब इनमें से ऑप्शन जो दे रखे हैं, ए दे रखा है ABCD, बी दे रखा है, पहले मैंने अभी इसकी बात की थी, ABCD, CADB, या फिर CDAB, या फिर CABD। तो इनका जो ऊपर जो सही क्रम है वो हमारे पास में सही क्रम क्या होगा? तो सही क्रम जो होगा, सबसे पहले नंबर पर रखा जाता है नियोजन करना, फिर रखा जाता है संगठन करना, फिर रखा जाता है निर्देशन करना, फिर इस पर नियंत्रण करना। इस हिसाब से जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। अगला क्वेश्चन आता है, एक्स तथा वाई के अभिप्रेरण सिद्धांत का प्रतिपादन एक्स और वाई दोनों का एक ही ने किया था और जेड का आउची ने किया था? तो ये हमारे पास का राइट आंसर मैकग्रेगर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, प्रबंध की आकर्षण अभ्यास अभिविन्यास, सिद्धांत अभिविन्यास, परिणाम अभिविन्यास, या लाभ एवं हानि अभिविन्यास? राइट आंसर इसका होगा अभ्यास अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, नियंत्रण का विस्तार सिद्धांत होना चाहिए सीमित उद्देश्य के लिए, सीमित समय के लिए, निकटस्थ अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों की सीमित संख्या पर? इसके लिए राइट आंसर होता है, क्वेश्चन को देखें, नियंत्रण का विस्तार जो होना चाहिए अधीनस्थों की सीमित संख्या पर होना चाहिए। ये राइट आंसर डी होगा। सीमित संख्या पर नियंत्रण का सही है, बिल्कुल ठीक आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक संगठन की अवधारणा दी थी
संगठन क्रियात्मक संगठन की अवधारणा F.W. टेलर ने दी थी, एल्टन मेयो ने दी थी, या लुइस ए एलेन ने दी थी, या फिर हेनरी फेयोल ने दी थी। इसका जो राइट आंसर है F.W. टेलर। क्रियात्मक संगठन की जो अवधारणा है F.W. टेलर ने दी थी, जो कि एक अमेरिकी प्रबंध शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कहे जाते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध, तो वैज्ञानिक प्रबंध के जो जनक कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं हेनरी। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक हेनरी फ्योल, लेकिन यहाँ वैज्ञानिक प्रबंध है, ठीक है, F.W. टेलर। F.W. टेलर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नियोजन का आधार है अभिप्रेरणा, नियंत्रण, पूर्वानुमान या फिर संगठन। राइट आंसर पूर्वानुमान होगा, यानी सी। अगला क्वेश्चन है, स्वाट। स्वाट शब्द में ओ का जो आशय है वो क्या है? संगठन है, अवसर है, स्वामी है, या फिर संप्रेषण है। तो स्वैट जो यहाँ पर है वो अवसर से इसका अर्थ लिया जाता है, जो अवसर। हाँ, अवसर है, अपॉर्चुनिटीज। अगला क्वेश्चन है, अग्रता एवं पश्चता विधि संबंधित है। अग्रता एवं पश्चता विधि संबंधित है नियोजन तकनीक से, नियोजन संयोजन तकनीक से, नियंत्रण तकनीक से, या पूर्वानुमान तकनीक से। इसका जो राइट आंसर हमारे पास में होगा वो होगा नियंत्रण तकनीक से। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, स्टाफिंग का कार्य है। स्टाफिंग का कार्य भर्ती करना, प्रशिक्षण, या कार्य पर नियुक्ति करना, कार्य पर नियुक्त करना, या फिर ये सभी कार्य करना। राइट आंसर होगा, स्टाफिंग के लिए यहाँ बात चल रही है तो ये सारे कार्य स्टाफिंग में होते हैं, यानी राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, निर्देशन में सम्मिलित है। अभी निर्देशन में सम्मिलित है मार्गदर्शन एवं सजा, केवल कार्यों का निपटारा, अभिप्रेरण, नेतृत्व तथा सर्वेक्षण, या फिर कार्य आवंटन। राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा अभिप्रेरण, नेतृत्व तथा पर्यवेक्षण, तीनों यहाँ पर होंगे निर्देशन में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नियंत्रण लागू होता है निम्न स्तरीय प्रबंध पर, मध्य स्तरीय प्रबंध पर, उच्च स्तरीय प्रबंधन, या फिर प्रबंध के सभी स्तरों पर। राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अभिप्रेरणा हित में है कर्मचारी के, स्वामी के, सरकार के, या इनमें से सभी के। राइट आंसर होगा इनमें से सभी के। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अर्थशास्त्र के पिता कहे जाते हैं J.M. कीन्स, माल्थस, रिकार्डो, या फिर एडम स्मिथ। राइट आंसर है, ये सभी को मालूम होना चाहिए, एडम स्मिथ इनको जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है, ये परिभाषा दी गई है AC पिगू के द्वारा, मार्शल के द्वारा, या फिर JV से के द्वारा, या फिर रॉबिन्स के द्वारा। तो ये राइट आंसर जो इसका है, ये परिभाषा दी गई है JV से इनको शॉर्ट में से कहा जाता है, से ने ये परिभाषा दी है। से का एक सिद्धांत भी है, वो सिद्धांत भी से के ही अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शामिल नहीं है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शामिल नहीं है मांग पूर्वानुमान, मूल्य निर्धारण निर्णयन, विनियोग प्रबंध निर्णय, या फिर लाभांश निर्णय। तो राइट आंसर जो है वो हमारा होगा डी, लाभांश निर्णय इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, मांग वक्र दाएं नीचे की ओर क्यों झुकी होती है? प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण, आय प्रभाव के कारण, या क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन के कारण, या फिर उपर्युक्त सभी सही हैं। तो राइट आंसर जो है वो राइट आंसर डी होगा, उपर्युक्त सभी, ये सभी कारणों से। अगला क्वेश्चन आता है,
अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु की कीमत में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन हो और मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो तो ऐसी वस्तु की मांग होगी। अब वो मांग क्या होगी? पूर्णतः बेलोचदार, पूर्णतः लोचदार, बेलोचदार या फिर अत्यधिक लोचदार। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऐसी स्थिति जो होती है वो अत्यधिक लोचदार होती है। अगला प्रश्न हमारे पास में आता है और वो प्रश्न है, मांग की आय लोच सस्ती वस्तुओं के संबंध में होगी। अब वो क्या होगी? मांग की आय लोच सस्ती वस्तुओं के संबंध में होगी। धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक या फिर अनंत। राइट आंसर होगा ऋणात्मक यानी सी। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता की तटस्थता वक्र का ढाल होता है धनात्मक, ऋणात्मक या लंबवत या फिर समांतर। राइट आंसर इसका होगा ये भी ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास होता है, उदासीनता वक्र एल आकार का हो सकता है। एल जो है वो एल आकार का हो सकता है। वो कौन सा? स्थापन्न वस्तुओं के संबंध में, पूरक वस्तुओं के संबंध में या निकृष्ट वस्तुओं के संबंध में या फिर इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर यहाँ पर होगा पूरक वस्तुओं के संबंध में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, किस बाजार में फर्म मूल्य निर्धारित नहीं कर सकती? किस बाजार में फर्म मूल्य निर्धारित नहीं कर सकती है? पूर्णतः पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता या अल्पाधिकार। राइट आंसर यहाँ पर होगा पूर्ण प्रतियोगिता। जहाँ पूर्ण प्रतियोगिता होगी तो ऐसे बाजार में मूल्य निर्धारित नहीं हो पाता। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी शब्द को किस रूप में, सांख्यिकी शब्द को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? केवल एक वचन, केवल बहुवचन, उपरोक्त दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो इसका होगा सी, एक वचन और बहुवचन दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, सांख्यिकी केवल एक विज्ञान नहीं है वरन यह एक वैज्ञानिक विधि भी है। यह कथन किसका है? विज्ञान नहीं और वैज्ञानिक विधि भी है। एक क्रॉक्सटन तथा लाउडेन का या सिम्पसन तथा काफ्का का या फिर वालिस तथा रॉबर्ट्स का या फिर यूल तथा केंडाल का। राइट आंसर जो यहाँ पर होगा वो होगा हमारे पास में क्रॉक्सटन तथा काउडेन का। अगला प्रश्न हमारे पास में आता है, संचयी आवृत्ति वितरण में आवृत्तियों को रखा जाता है। संचयी आवृत्ति वितरण में आवृत्तियों को रखा जाता है संचयी रूप में, व्यवस्थित रूप में, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। राइट आंसर यहाँ पर होगा संचयी रूप में इसको रखा जाता है। इसको संचयी रूप में रखा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, 4 तथा 9 का गुणोत्तर माध्य होगा। तो गुणोत्तर माध्य में क्या होता है? 4 की और 9 की गुणा अंडर रूट के अंदर हमें करनी होती है। जो भी गुणा आएगा उसका हमें वर्ग मूल हमें देख लेना है। तो इस तरह से अगर हम इसको देखें तो 4 चौक 16 होगा, 9 नेम 81 होगा। दोनों को नहीं, 4 अंडर रूट के अंदर 4 और 9 की गुणा करेंगे, 4 नेम 36 हो गया। 36 का जो वर्गमूल होगा वो हमारे पास में निकल करके आएगा। वर्गमूल 36 का होता है 6 होता, तो इसका राइट आंसर 6 होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कार्ल पीटरसन से संबंध गुणांक की सीमाएं हैं। अब ये आप यहाँ पर देख रहे हैं +-2, बी देख रहे हैं +-1, सी में देख रहे हैं +-3 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा बी। अगला प्रश्न होगा, गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थापित है? गेहूं अनुसंधान हैदराबाद में, नई दिल्ली में, करनाल में या फिर बीकानेर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा करनाल यानी सी। सी खाली ये गेहूं नहीं, जौ है, जौ और गेहूं दोनों के लिए प्रसिद्ध है ये। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सी योजना ग्रामीण सेवाओं की स्वरोजगार का एकमात्र साधन है? NREP, IRDP,
DPAP या ट्राइसैम। अब इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ट्राइसेम यानी डी। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। रुपए प्रति किलोग्राम है सरल इकाई, मिश्रित इकाई, विश्लेषण की इकाई या फिर गुणांक। तो राइट आंसर है ये एक सरल इकाई है। ये एक सरल इकाई है। ये हमारे पास में क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। इन क्वेश्चनों को सभी को कई बार आप इसको देख लें, समझ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीजीटी और पीजीटी दोनों में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।